हाय ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स थे जो कि थे कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो हमने पहले शुरू किया था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसके खुद के दो टाइप्स थे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स थे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में सीखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि सेम नाम के फंक्शन की फंक्शनैलिटीज इंक्रीज कर देते हैं, कि एक नाम तो एक ही फंक्शन का लेकिन वो काम अलग अलग कर रहा है। इट डिपेंड्स कि कितने आर्ग्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं, कंपाइलर बेस्ट मैच कौन सा ढूंढ के निकाल रहा है। तो उस चॉइस के बेसिस पे कंपाइलर बेस्ट फंक्शन ढूंढ के वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से हमें दिख रहा है कि ऑपरेटर क्या करता है, क्या होता है। जैसे हम a प्लस बी लिखते हैं तो a और b तो ऑपरेंड्स होते हैं, लेकिन उनके बीच जो प्लस होता है दैट इज माय ऑपरेटर। तो मतलब जो मेरे ऑपरेटर्स मेरे पास प्रेजेंट है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर्स जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, या फिर जितने भी नॉट इक्वल टू, इक्वल इक्वल ऑपरेटर, इन सबको ओवरलोड करूंगी। ओवरलोड से मेरा मतलब ये है कि उनकी फंक्शनैलिटीज को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, कि जितना प्लस काम करता है ना मैं उससे उससे ज्यादा काम करा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी भी है, और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आज सारा सब कुछ क्लियर करा दूंगी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या हमें जरूरत होती है। तो लेट्स बिगिन। तो वी स्टेटेड अर्लियर दैट वन ऑफ द एम ऑफ C++ इज टू क्रिएट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज क्लास दैट बिहेव वेरी सिमिलर टू द बिल्ट इन डेटा टाइप्स। हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन से हैं? इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, बूल है। जैसे वो डेटा टाइप्स हमारे बिहेव करते हैं, C++ का एम ये है कि जो हमने खुद की क्लासेस बनाई है वो भी वैसे ही बिहेव करें। कि सपोज करो इंटीजर में क्या होता है कि मैंने 1+1 किया तो 1+1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कराने, मैंने खुद की मर्जी के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सपोज मैंने फ्रैक्शंस बनाई हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 ये मैंने खुद से बनाया। अब मैं चाहती हूँ कि कंपाइलर जो भी मेरा प्रोग्राम है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही मुझे आंसर दे। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? दिस वुड बी 1/1। सो ये ऐसे मेरा आंसर है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में मुझे आंसर डिस्प्ले हो। 1/2 ऐसे कुछ भी, मतलब 1/2 को अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल्स में लिखूंगी तो वो क्या लेगा, उसको 0.5 लेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिखे, तो मैं इसको अपने एक प्रोग्राम के थ्रू पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि कैसे ये जो प्लस वाला ऑपरेटर है ये मेरी फ्रैक्शंस को ऐड कर रहा होगा। तो हमारा मेन एम ये रहेगा कि जैसे हमारे ऑपरेटर्स हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स पे काम करते हैं वैसे ही वो हम खुद के जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उन पे काम करें। दिस मीन्स दैट वी शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स much the same way as on ordinary variable. In C++, we can change the way operators work for user defined data types like objects and structures. इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इसको ना एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। आज हम एक फ्रैक्शन क्लास बनाएंगे। तो जैसे अगर हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है तो उसका सिंटेक्स ये रहता है। पहले मैं सिंटेक्स बता देती हूँ, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो में कि कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो सिंटेक्स वही रहेगा। जैसे आउटसाइड द क्लास अगर हम कोई चीज लिखते हैं तो हमें क्या लिखना होता है कि क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है ना। तो रिटर्न जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे ही चीजें रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे रिटर्न टाइप होता है हर फंक्शन का, क्लास के बाहर बनाते हैं तो क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी होता है। यहाँ पे हमें वर्ड लिखना पड़ेगा ऑपरेटर, कि कौन से ऑपरेटर को मैं ओवरलोड कराना चाह रही हूँ। ऑपरेटर कीवर्ड लिख के फिर मैं यहाँ पे जैसे मुझे प्लस को ओवरलोड कराना है या माइनस को ओवरलोड कराना है, जो भी कराना है, और यहाँ पे मुझे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो। ठीक है, और अगर मैं इनसाइड द क्लास लिख रही हूँ तो मुझे क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स रहेगा। अब ना हम हमारी फ्रैक्शन क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ी थोड़ी फ्रैक्शंस की चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे या फिर ऐड कैसे करते थे। तो सपोज मेरे पास दो फ्रैक्शन है, अगर मुझे सपोज 2/3 और 4/5 को ऐड करना है तो इसका प्रोसेस क्या रहता था कि पहले मैं एलसीएम लेती थी। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, मैं नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 3 ज़ा 15, और फिर मैं क्या करती थी 15 को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ऊपर न्यूमरेटर में जो आंसर बचता था उसे मल्टीप्लाई की 15 डिवाइड बाई 3 5 5 2 ज़ा 10, प्लस यहाँ से क्या होगा 15 डिवाइड बाई 5 3 4 3 ज़ा 12। तो ये आंसर आता था मेरा 22/15। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कंपाइलर को जब मैं बोलूँ कि ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन को ऐड करना है, मैं इसको बोलूँगी कि प्लस ऑपरेशन लगाना है बीच में और ये परफॉर्म करके मुझे आंसर ये दे दे।
ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप इसको कोई डेसिमल में ट्रांसफॉर्म करो, मैंने फ्रैक्शन में आपसे पूछा, आप मुझे फ्रैक्शन में आंसर दो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर कोड कि हम कैसे इसको कोड करेंगे इस चीज़ को। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक मैंने फ्रैक्शन क्लास बना रखी है। अब फ्रैक्शन के पास क्या क्या होता है, अगर फ्रैक्शन को मैं एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ, एक फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, मैंने इसको दो चीज़ें दे दी है, दोनों को प्राइवेट रखा है, कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट C++ में प्राइवेट हो गया। फिर मैंने पब्लिक में कुछ कुछ फंक्शंस बना रखे हैं, एक एक को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करते क्या हो क्या रहा है उन सभी फंक्शंस में। तो सबसे पहला फंक्शन है void set fraction, और इसको मैंने एक num और den, ये दो वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट्स इसको पास किए हैं। क्या होगा कि जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट फ्रैक्शन कॉल कर रही होंगी, तो उस ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर में नम डल जाएगा, डेनोमिनेटर में den डल जाएगा। मतलब मैं उस फ्रैक्शन की वैल्यूज सेट कर रही हूँ कि आपका न्यूमरेटर ये, डेनोमिनेटर ये है। ठीक है, फिर अगला फंक्शन है void print। void print फंक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे फ्रैक्शंस प्रिंट होती है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, ऐसे मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाए जब भी मैं प्रिंट फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अब आगे हमने लिखा है एक ऐड फंक्शन, तो ऐड फंक्शन में हमने कुछ कुछ तो कर रखा है, अब उसको समझते हैं हमने क्या कर रखा है। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन तो हमने रिटर्न टाइप रखा है, फिर मैंने लिखा है ऐड, मेरे फंक्शन का नाम है, लेकिन मैंने इसको आर्ग्यूमेंट एक ही पास किया है। अब अगर मुझे ऐड करना है तो मेरे पास ऐड करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे पास एक ही कर रखा है। एक बार ना मेन देखते हैं इस प्रोग्राम का और फिर समझते हैं कि मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट क्यों पास किया। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन f1 बनाई है, उसको मैंने सेट कर दिया पहले 2 और 4। फिर मैंने f1 डॉट प्रिंट कॉल करा दिया कि पहले मुझे f1 प्रिंट करके दिखाओ आपने क्या सेट किया है। फिर मैंने फ्रैक्शन f2 बनाई है, उसको 3 और 5 पास कर दिया, फिर आप मुझे प्रिंट करके दिखाओ। फिर मैंने एक फ्रैक्शन f3 बनाई और f3 में क्या स्टोर कराया, f1 डॉट एड f2, कि ऐड फंक्शन मैंने कॉल कराया इन पे f1 डॉट एड f2। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैंने जो ऐड फंक्शन है वो f1 पे डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉल किया है और इसके ब्रैकेट में मैंने f2 पास किया है। तो जब मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया ना, तो ऐड के पास इनहेरेंटली f1 का डेटा आ गया, मतलब मुझे उसको पास करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे कोमा लगा के f1, मुझे सिर्फ f2 पास करना पड़ा क्योंकि उसका डेटा उसके पास था नहीं, तो मैंने f1 के थ्रू कॉल किया था, तो ऐड फंक्शन के पास उसका डेटा आ गया, फिर मैंने जो ऐड करके आंसर आया उसको प्रिंट कराया। अब ऐड फंक्शन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो ऐड फंक्शन में मेरा क्या हो रहा है कि मैंने एक फ्रैक्शन आंसर बनाई है जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करा के रिटर्न कराऊंगी। फिर जो हमने मैथमेटिकली अभी पीछे परफॉर्म किया कि पहले हम एलसीएम निकालते हैं, फिर न्यूमरेटर कैसे निकलता है एडिशन का, वो सारे स्टेप्स किए। पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम में क्या होगा, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई एफ डॉट डेनोमिनेटर। अब ये जो डेनोमिनेटर है ये उस फंक्शन, उस फ्रैक्शन का है जिससे हमने फंक्शन कॉल कराया। f1 से हमने कॉल कराया था, यहाँ पे हमने f1 f2 यूज नहीं किया है, f1 से हमने फंक्शन कॉल कराया था, तो ऐड के पास जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर नॉर्मल से एक्सेस करेगा वो f1 का डेटा होगा, और ये जो यहाँ पे f है वो मेन में हमारा f2 था। आई गेस माई वर्ड्स आर टोटली क्लियर कि ये जो नॉर्मल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है ये उस फ्रैक्शन के हैं जिससे हमने फंक्शन को कॉल कराया है, और ये वो है जो आर्ग्यूमेंट्स में पास हुआ है। अब ऐड के पास उसका डेटा ऑलरेडी था, तो खाली न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर लिख के उसका डेटा एक्सेस कर लेगा। तो इंट एलसीएम क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई एफ डॉट डेनोमिनेटर, दोनों के डेनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। और फिर हमने वही न्यूमरेटर निकाला है, पहले क्या किया है कि एक इंट एक्स निकाला, पहले एलसीएम को पहले डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, दूसरे से डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एक्स प्लस दूसरे का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई वाई। आंसर के न्यूमरेटर में ये नम स्टोर करा दिया और डेनोमिनेटर तो मेरा होगा ही एलसीएम। ठीक है, फिर मैंने आंसर को रिटर्न करा दिया। ये मेरा ऐड फंक्शन काम कर रहा है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिकल चीजें लिखी हुई है, एक बार दोबारा पढ़ोगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो एक बार रीड करके भी देखोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अब ना इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने बेसिकली अभी तक क्या किया, f1 और f2 बना के इनको ऐड करा के प्रिंट कराया। ठीक है, तो f1 मेरा 2/4 है, f2 मेरा 3/5 है, तो लेट्स रन। करता क्या ये, चलो सबसे पहले मेरी f1 प्रिंट होगी 2/4, ये ठीक है। चलो फिर 3/5 प्रिंट होगी और 22/20। मैं इनको एक बार ऐड करके देखो आंसर क्या आता है, 2/4 प्लस 3/5, तो 2/4 प्लस 3/5 क्या आएगा, एलसीएम आ गया 20, और ये 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12, तो 22/20 बिल्कुल सही आंसर है, यही आना चाहिए। मेरे कंपाइलर ने भी मुझे यही आंसर दिया है। ठीक है, अब हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी जब ऐड फंक्शन से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं।
अब हम नॉर्मल वेरिएबल्स को कैसे ऐड करते हैं, देखो अगर हमारे पास इंट ए और बी होता है तो मैं कंपाइलर को सीधा बोलती हूँ a प्लस बी करके मुझे आंसर दे दो, तो कंपाइलर सीधा a प्लस बी समझ जाता है ना। तो हमारी जो सी प्लस प्लस की जो अप्रोच रहती है ना वो ये रहती है कि जो यूजर ने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो उनको बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल से बिल्कुल डिस्टिंग्विश ना करे। जैसे मैं नॉर्मल इंटीजर्स 4+5 को सीधा 9 लिखवा देती हूँ मेरे कंपाइलर से, मेरे प्रोग्राम से, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो मैंने खुद डेटा टाइप बनाया है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो भी मेरा कंपाइलर मुझे ऐड करके दे दे कि मुझे ऐसे ना लिखना पड़े। मैं पीछे अभी क्या लिख रही हूँ, F1 डॉट एड F2 लिख रही हूँ ना, ये नहीं लिखना मुझे। मैं चाहती हूँ कि मेरा F1 प्लस F2 लिख दूँ और मेरा सीधा आंसर आ जाए, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग आया, और यहाँ इसको मैं डायरेक्टली फिर अपनी फ्रैक्शंस पे डायरेक्ट कॉल करा सकती हूँ। अब ये तो फ्रैक्शन का एग्जांपल है, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसकी भी एडिशन नॉर्मल कंपाइलर नहीं बना सकता, तो हम एक कॉम्प्लेक्स क्लास बना के उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ना मैंने अपनी जो फ्रैक्शन क्लास थी उसमें एक आधा फंक्शन और ऐड कर रखा है। अब उसमें क्या है, पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शंस देखते हैं और फिर जो मैंने एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड किए वो देखते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे मैंने क्या किया है कि अगला मैंने लिखा है फ्रैक्शन ऑपरेटर प्लस, ये मेरा ओवरलोडिंग का कोड है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसमें क्या रहा है, रिटर्न टाइप मैं एक बार दिखा देती हूँ, ऐड और इस फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अब ऐड फंक्शन का और इसका रिटर्न टाइप सेम है। अब हमने सिंटेक्स देख लिया है, ऑपरेटर कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड कराना है। अब मैं प्लस वाले को ओवरलोड करा रही हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगी, और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में एक फ्रैक्शन पास कर दिया है। अब हम दो तरीके की ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, एक तो बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेरे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे ए प्लस बी हम लिखते हैं, ए प्लस बी, ऑपरेटर तो एक है बीच में लेकिन ऑपरेंड्स कितने हैं, ए और बी दो हैं, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्लस प्लस, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं, तो जो अंदर का जो जितना भी कोड था वो सारा एज इट इज सेम है जो मेरा ऐड के फंक्शन में था। जस्ट डिफरेंस क्या है कि मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम यहाँ पे जो डेफिनेशन, ये जो हमने प्रोटोटाइप बनाया है, ये वाला चीज में डिफरेंस है कि यहाँ पे मैंने ऑपरेटर कीवर्ड लिखा है और प्लस वर्ड लिखा है, प्लस वाला सिंबल लिखा है कि हाँ प्लस को मुझे ओवरलोड कराना है, ठीक है। तो अब ना एक बार मेन से ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कॉल करा के देखते हैं। तो अब मैं इस वाली चीज को कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मैं नॉर्मली क्या करूंगी कि मैं F3 को डायरेक्टली बोल दूंगी कि F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब देखते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेट्स रन दिस। तो हमारा आंसर आ गया 2/4 प्लस 3/5 दैट इज 22/20। अब हम हमारे एक्स्ट्रा जो मैंने फंक्शंस इसमें बना रखे हैं और यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने कैसे करा रखी है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब ना हमने जो अभी प्रिंट कराया, देखो हमारा जो आंसर प्रिंट होके आया वो आया 22/20। लेकिन देखो जब हम ऐसे 22/20 अगर आंसर आता है तो हम इसको काट के लिख देते हैं ना कि ये आंसर तो 11/10 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 11/10 आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरे को तो कंपाइलर 22/20 लिख रहा है। तो इसके लिए मैं एक सिंप्लीफाई फंक्शन लिखती हूँ। बेसिकली इस वाली चीज में हम कर क्या रहे होते हैं कि जो भी इनका HCF होता है उससे दोनों को डिवाइड कर रहे होते हैं। 22 और 20 का HCF 2 था, तो ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 10। तो मुझे बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए, तो मैं एक सिंप्लीफाई फंक्शन और बना देती हूँ कि कंपाइलर बहुत अच्छे से जैसा मैं आंसर चाहती हूँ वैसा ही वो दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंप्लीफाई फंक्शन बना रखा है। सिंप्लीफाई फंक्शन में मैंने क्या किया है कि मैंने HCF निकाला है, HCF निकालने का फंक्शन लिख रखा है। मैंने GCD को लेट किया कि 1 है। अब जो मेरा HCF है वो हमेशा मेरे छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़े नंबर के आसपास तो वो जाएगा नहीं। तो मेरा जो HCF हो उसकी लिमिट कितनी होगी, मिनिमम ऑफ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF निकालना है तो जो मिनिमम होगा उसी के मैक्सिमम बराबर तक हो सकता है। फिर मैं फोर लूप चलाऊंगी 1 से लेके J तक, कि अगर मेरा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों उससे डिवाइड हो रहे हैं तो मेरा GCD उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगी, मेरे न्यूमरेटर को भी मेरे HCF से डिवाइड कर दूंगी, डेनोमिनेटर को भी HCF से डिवाइड कर दूंगी। ये मेरा सिंप्लीफाई फंक्शन है। अब जब मैंने ये कॉल करा रखा है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके कॉल कराती हूँ। जैसे मैंने ऑपरेटर यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट से हटा देती हूँ। अब हम आंसर देखते हैं, अब हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो अब मेरा आंसर कितना आया, 11/10। ऐड करके इतना ही आना चाहिए ना। सो दिस इज माई सिंप्लीफाई फंक्शन। अब मैंने ना कुछ और फंक्शंस लिख रखे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट के। अब ये क्या कह रहे हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने ये फंक्शन बना रखा है इसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है, और यहाँ पे मैंने कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड कराया, प्लस प्लस। अब एक चीज नोटिस करने की है, जब मैं A++ लिखती हूँ और प्लस प्लस A लिखती हूँ
दोनों में ऑपरेटर तो सेम ही है, ये भी प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है। अब मेरा कंपाइलर कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि आप पोस्ट इंक्रीमेंट वाले को चेंज कर रहे हो या प्री इंक्रीमेंट वाले को ओवरलोड करा रहे हो? तो इसके लिए भी हमारी जो सी प्लस प्लस में सिंटैक्स है वो कंपाइलर को डिस्टिंग्विश कराने के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट जब आपको कराना है ना, कि उसके आर्ग्यूमेंट में इंट लिख देना कि उसको समझ आ जाए कि हाँ पोस्ट, बस इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसका कोई पॉइंट नहीं है, और बस इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे इंट डाल दिया है। अब जब हम प्लस प्लस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम उस नंबर में 1 ऐड कर रहे होते हैं। अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन को प्लस प्लस करना है, सपोज 2/3 प्लस प्लस, इसका क्या मतलब होगा 2/3 प्लस 1, तो इसमें मैं क्या करूंगी 2 + 3/3। बेसिकली मैं न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को ऐड कर रही हूँ और डेनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ परफॉर्म कर रखी है कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ऐड कर दिए, ठीक है। और फिर मैंने सिंप्लीफाई फंक्शन कॉल करा दिया कि बाय चांस ऐड करने के बाद ऐसा आ रहा हो कि मेरी फ्रैक्शन ऊपर नीचे कट रही हो, तो मैंने सिंप्लीफाई फंक्शन कॉल करा दिया है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने क्या किया है कि न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। बस इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि मैं पोस्ट इंक्रीमेंट में यहाँ पे इंट लिखना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करा रही थी तो मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही थी। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ से कॉल कराऊंगी इस फंक्शन को प्लस प्लस F1 जैसे नॉर्मली करा रही थी, तो इसके पास F1 का डेटा तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसको चाहिए भी एक ही का डेटा। ऐड करते टाइम तो हमें 2 का डेटा चाहिए था, इसलिए हमें एक पास कराना पड़ रहा था। अब इसको एक ही का डेटा चाहिए, वो इसको ऑलरेडी मिल रहा है, तो मुझे कुछ भी पास कराने की जरूरत नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। अब इनको भी कॉल करा के देखें, तो मैं यहाँ पे एक बार तो मैंने प्री इंक्रीमेंट लगा रखा है, ये देखते हैं एक बारी, प्लस प्लस F1। तो मेरी F1 क्या थी 2/4। अब 2/4 + 1 कितना होगा, लेट्स जस्ट चेक हियर। 2/4 + 1 ये हो जाएगा 6/4। इसको काट के आंसर आना चाहिए 3/2। मेरे कंपाइलर ने मुझे यही आंसर दिया ना 3/2, यस। अब मैं F2 पे पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करके देखती हूँ, ये भी देखती हूँ क्या आंसर दे रहा है। तो इसने मुझे दिया 8/5, तो मेरी फ्रैक्शन क्या थी 3/5। अब मैं 3/5 में अगर मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है तो +1 करना है, तो कितना हो जाएगा 8/5। तो बिल्कुल सही आंसर आया। आई गेस ये सब चीजें क्लियर होंगी कि कैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म किया है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसका ना थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स में हमें एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपाइलर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, उस ऑपरेटर को ओवरलोड करा रहे हैं, तो उसका डेटा उसके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो नो आर्ग्यूमेंट शुड बी पास्ड। इट वर्क्स ओनली विद वन क्लास ऑब्जेक्ट। इट इज ओवरलोडिंग ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। अब आता है ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर में हमें कितने आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे, 1 आर्ग्यूमेंट टू बी पास्ड। इट इज ओवरलोडिंग ऑफ एन ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैंने बोला है कि सपोज करो मैंने प्लस की फंक्शनलिटी इंक्रीज कर दी, अब वो मेरा फ्रैक्शंस को ऐड करा रहा है। अब ओवरलोड कराने का ये मतलब नहीं है कि वो अपना इंडिविजुअल मतलब भूल जाएगा। अगर मैंने फ्रैक्शंस को ऐड कराने के लिए प्लस को ओवरलोड करा दिया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो इंटीजर्स को ऐड ही करना भूल जाए। अगर मैं कंपाइलर को अब भी बोलूँ कि तू मुझे 2 + 4 का आंसर दे, तो वो मुझे 6 ही आंसर दे, वो ये वाला प्लस का ऑपरेशन नहीं भूला हुआ हो, ठीक है। सो उसका जो रियल मीनिंग है वो कभी नहीं भूलता। व्हेन एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड, इट्स ओरिजिनल मीनिंग इज नॉट लॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे प्लस ऑपरेटर कराना था 2 फ्रैक्शंस पे, इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू ऐड 2 इंटीजर्स। अगर वो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहा है तो उसको याद रहना चाहिए कि हाँ मैं नॉर्मल इंटीजर्स को ऐसे ऐड करता था। हम उसका रियल मीनिंग नहीं चेंज कर सकते, हम बस उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब मेरे पास ना C++ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि कुछ ऑपरेटर्स को मैं ओवरलोड ही नहीं करा सकती हूँ। वो कौन से हैं? क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स, जैसे डॉट ऑपरेटर्स या डॉट स्टार। जब मैं पॉइंटर्स से दिस पॉइंटर और वो वाली चीजें हम पढ़ेंगे, तो तब हम ये स्टार वाली चीज को भी देख रहे होंगे। लेकिन मैं एक्सेस ऑपरेटर्स को भी नहीं करा सकती ओवरलोड। फिर आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है उसको भी मैं ओवरलोड नहीं कर सकती, ठीक है। फिर है साइज ऑफ ऑपरेटर, कि साइज ऑफ ऑपरेटर मुझे साइज बताता है कि साइज ऑफ इंट या फिर कैर। अब मैं इसको ये तो नहीं बोल सकती ना कि मुझे फ्रैक्शन का साइज बताओ, तो मैं इसको भी ओवरलोड नहीं कर सकती हूँ। और फिर आता है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो मैं इफ एल्स वाली चीज में यूज करती हूँ कि अगर ट्रू है तो पहले वाली चीज, एल्स मेरी बाद वाली चीज, तो मैं इसको भी ओवरलोड नहीं करा सकती हूँ। तो ये 4 मेरे ऑपरेटर्स हैं जिनको मैं ओवरलोड नहीं करा सकती हूँ।
आई गेस ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत जल्दी कवर करेंगे और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।